सुनसान घने जंगल में अचानक राम बहादुर के बहुत पास से होकर गुजरे इस काले साए की आवाज से राम बहादुर डर से कांप उठा। इस घने जंगल में राम बहादुर को एक एक कदम इसके भूतिया जगह होने का एहसास करा रहा था। राम बहादुर तेज तेज कदमों से आगे चलता जा रहा था। तभी उसको अचानक एहसास होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, लेकिन उसको पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत ही नहीं हुई और उसने अपने कदमों की रफ्तार और तेज कर दी। राम बहादुर समझ ही नहीं पाया था कि वो इस भूतिया जगह पर आखिर आया कैसे। अचानक उसको लगा कि कोई है जो उसे पीछे खींच रहा है। वो अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पीछे से जकड़न और भी ज्यादा मजबूत होती चली जा रही है। उसको लगा जैसे वो किसी के बुने हुए मकड़ जाल में बुरी तरह से फंस गया है और निकलने की जितनी भी कोशिश करता है उतनी ही अंदर फंसता चला जा रहा है और एक हाथ धीरे धीरे उसके गले की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। राम बहादुर डर से चीख उठता है, राम बहादुर, राम बहादुर, होश में आ बहादुर, मैं हूं जगत बंधु। पागल हो गया क्या? क्या हो गया तुझे? जानी पहचानी आवाज सुनकर राम बहादुर होश में आता है और वो देखता है कि सामने उसके मालिक जगत बंधु चटर्जी खड़े हैं। जगत बंधु चटर्जी अब तक समझ चुके थे कि राम बहादुर ने फिर से कोई भयानक सपना देखा है। राम बहादुर डर से थर थर कांप रहा था। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था, लेकिन फिर भी उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ नजर आ रही थी। जगत बंधु को यह समझते देर नहीं लगी कि आज फिर से राम बहादुर को किसी प्रेत आत्मा ने सताया है। जगत बंधु ने उसको जोर जोर से झकझोरते हुए बताया कि वो किसी जंगल में नहीं बल्कि घर में है और उसको कुछ नहीं हुआ है। तब जाकर वो थोड़ा शांत हो सका। राम बहादुर का पूरा नाम है राम बहादुर थापा, लेकिन जगत बंधु उसको बहादुर ही बुलाते हैं क्योंकि हमारे यहां ज्यादातर इनको बहादुर बुलाना ही पसंद करते हैं। बहादुर वैसे तो रहने वाला नेपाल का है, लेकिन काफी सालों से जगत बंधु के घर पर ही काम करता है और उनके साथ ही रहता है। शुरू के 2 साल तो सब अच्छा रहा, लेकिन एक दिन बहादुर का किसी से झगड़ा हो गया और उसने बहादुर पर बंगाल का काला जादू कर दिया। वह तभी से परेशान रहने लगा था। अचानक से उस पर किसी का साया हावी होने लगता है और वो डर से कांप उठता था। कभी आधी रात को अचानक से चिल्लाने लगता है तो कभी उसको भूत नाचते हुए दिखाई देते हैं और वो नींद में भी उनको मारने के लिए दौड़ने लगता था। लेकिन बहादुर जगत बंधु का पुराना और ईमानदार नौकर है, इसीलिए वे उनको नौकरी से निकालना भी नहीं चाहते। जगत बंधु ने उसको न जाने कितने झाड़ फूंक करने वालों को दिखाया, लेकिन कोई भी उसका काला जादू काट नहीं सका। अब जगत बंधु सोच में पड़ गए कि ऐसी हालत में वे बहादुर को रस गोविंदपुर लेकर जाएं या ना जाएं। लेकिन फिर यह सोचकर कि बंगाल से दूर दूसरी जगह पर रहेगा तो हो सकता है कि उस पर से काले जादू का असर खत्म हो जाए, और अगर पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ तो इसका असर तो कम ही हो जाएगा। राम बहादुर भी खुश था कि चलो कुछ दिन नई जगह में घूमेंगे। लेकिन रस गोविंदपुर जगत बंधु क्यों जा रहे थे, इसकी वजह उन्होंने बहादुर को नहीं बताई और उसने भी यह सोचकर ज्यादा नहीं पूछा कि मालिक बिजनेस के सिलसिले में दूसरी जगहों पर अक्सर जाते रहते हैं और यहां भी किसी काम से ही जा रहे होंगे। राम बहादुर को क्या पता था कि जहां जाने के लिए वो इतना बेसब्र हो रहा है, वहां पहुंचने के बाद उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है कि राम बहादुर की पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। उसको क्या पता था, जिस भूतिया जंगल को सपने में देखकर राम बहादुर कांप उठता है, उससे अब हकीकत में सामना होने वाला है। उसको यह भी कहां पता था कि जगत बंधु और वो उनकी मर्जी से नहीं बल्कि किसी और के बुने हुए काले जाल में फंसने के लिए रस गोविंदपुर जा रहे थे और वहीं दोनों को अपनी तरफ खींच रहा था। अगले 8 दिन बाद ही जगत बंधु चटर्जी और राम बहादुर थापा अपने साथ जरूरत का सामान रखते हैं और कलकत्ता से रस गोविंदपुर के लिए निकल पड़ते हैं। लगातार 2 दिन तक थका देने वाला सफर करके दोनों आखिर रस गोविंदपुर पहुंच ही जाते हैं। रस गोविंदपुर जगत बंधु के लिए कोई नया नहीं था,
वे अपने काम के सिलसिले में पहले भी कई बार आ चुके थे। हाँ, राम बहादुर जरूर यहां पहली बार आया था, लेकिन यहां पहुंचने के बाद उसे ऐसा लगने लगा जैसे वो इस जगह को पहले से ही जानता हो और पहले भी यहां आ चुका हो। उसको रसगोविंदपुर की कई जगहें ऐसी लग रही थी मानो उसकी आंखों के सामने रसगोविंदपुर की धुंधली तस्वीरें पहले भी कई बार उभरी हो। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन इससे पहले वो रसगोविंदपुर कभी नहीं आया था। दरअसल रसगोविंदपुर में किसी जमाने में भारत सरकार के डिफेंस डिपार्टमेंट का एक एरोड्रम यानी कि छोटा सा हवाई अड्डा हुआ करता था, लेकिन बाद में डिफेंस डिपार्टमेंट ने इस हवाई अड्डे का उपयोग करना बंद कर दिया और तभी से इसी तरह वीरान पड़ा रहता है। हालांकि इस हवाई अड्डे पर अभी भी बहुत से पुराने हेलीकॉप्टर रखे थे जो समय के साथ स्क्रैप यानी कि कबाड़ में बदल चुके थे और इनकी सुरक्षा के लिए यहां 2 गार्ड गोविंद और दिवाकर को नियुक्त कर दिया गया था ताकि खाली समझकर इस हवाई अड्डे पर कोई गुंडे बदमाश अपना अड्डा न बना ले। कलकत्ता के चटर्जी ब्रदर्स के मालिक जगत बंधु चटर्जी इस पुराने स्क्रैप को खरीदने के लिए रसगोविंदपुर आए हुए थे। यहां पहुंचने के बाद उनको पता लगता है कि स्क्रैप खरीदने के इस काम में कुछ महीनों का समय भी लग सकता है, क्योंकि सरकारी काम है और सरकारी कामों में समय तो लगता ही है। यही सोचकर जगत बंधु और राम बहादुर दोनों गांव के ही एक आदमी कृष्णचंद्र पात्रों के घर में किराए से एक कमरा लेकर उसमें ये सोचकर रहने लगे कि यहीं से स्क्रैप खरीदने की प्रोसेस भी करते रहेंगे। 2 दिन बाद जगत बंधु राम बहादुर को अपने साथ लेकर उस हवाई अड्डे पर यह सोचकर जाते हैं कि चलो देख कर आते हैं कि स्क्रैप की क्या हालत है। लेकिन जैसे ही वे दोनों इस हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं, हवाई अड्डे के आसपास का जंगल देखकर राम बहादुर के चेहरे का रंग बदल जाता है। यह वही भूतिया जंगल था जिसको सपनों में देखकर वो अक्सर डर से कांप जाता था। जंगल के काले साए की धुंधली तस्वीर उसकी आंखों के सामने साफ नजर आने लगती है। राम बहादुर इस डरावने मंजर को अपनी आंखों के सामने देखकर फिर से कांपने लगता है और थोड़ी देर बाद बेहोश होकर गिर जाता है। राम बहादुर भूतिया साए के जाल में पूरी तरह फंस चुका है। क्या राम बहादुर अपने आप को बचा पाएगा? क्या राम बहादुर यहां से वापस चला जाएगा या साए के जाल में उलझता ही चला जाएगा? जानने के लिए बने रहिए। भूत भूत भूत! कृष्णचंद्र चिल्लाया तो राम बहादुर दौड़ कर आया और अपनी खुकरी से तब तक वार करता रहा जब तक कि वो लाल नहीं हो गई। आज राम बहादुर बेसुध हो चुका था और बस पगलों की तरह वार किए जा रहा था। उसको किसी के चीखने की आवाज में भी खुशी मिल रही थी। आज किसी भी तरह बस वो अपना बदला पूरा करना चाहता था। लेकिन आखिर कृष्णचंद्र भूत भूत चिल्लाया क्यों था? काले साए से डरकर रात में चीखने वाला राम बहादुर आखिर किस पर वार कर रहा था? कहीं राम बहादुर ने भूत को ही तो नहीं मार डाला? दरअसल हवाई अड्डे पर हुई घटना के बाद से राम बहादुर कुछ डरा सहमा सा रहने लगा था। वो समझ चुका था कि उसके साथ जो घटनाएं हो रही है वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि इसके बीच में कुछ न कुछ संबंध जरूर है। तभी तो उसके सपने में जो जंगल दिखाई देता था, आज वो उसी जंगल के पास खड़ा था। जो साया इतने दिनों से उसके सपने में आकर उसको परेशान कर रहा था, डरा रहा था, आज उसको उस साये ने अपने बहुत ही नजदीक बुला लिया था। राम बहादुर समझ चुका था कि बहुत जल्द ही उसका सामना भूतिया साये से होने वाला था। इसके बाद से ही राम बहादुर अपने पास एक खुकरी रखने लगा जो वो नेपाल से अपने साथ लाया था। उसकी तेज धार एक ही वार में किसी को भी मौत के घाट उतार सकती थी। हालांकि उसको पता था कि वो जिससे भिड़ने वाला है वो कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है और भूतों को चाकू से खत्म नहीं किया जा सकता। ये सब बात उसने जगत बंधु को बताई भी थी और वे भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब राम बहादुर को ही क्यों दिखाई देता है, किसी और को क्यों नहीं। ये बात जब जगत बंधु ने अपने मकान मालिक कृष्णचंद्र पात्रों को बताई तो सुनकर उसको भी हैरानी हुई
लेकिन कृष्णचंद्र पात्रों ने इस भूतिया जंगल के बारे में जो बात बताई उससे जगत बंधु हैरान रह गए। दरअसल रसगोविंदपुर हवाई अड्डे के आसपास छोटे छोटे गांव बसे हैं। इन गांवों में अधिकतर संथाल और माझी जनजाति के लोग रहते हैं। ये सभी गांव एक दूसरे से कच्ची सड़कों से जुड़े हैं, लेकिन किसी भी गांव में जाने के लिए इसी भूतिया जंगल से ही जाना पड़ता है। इस भूतिया जंगल में आज भी भूतों का बसेरा है और कोई भी रात में इस जंगल में नहीं जाता, क्योंकि रात में यहां काले साए घूमते हैं। जिसने भी रात में इस जंगल में जाने की कोशिश की, उन लोगों को आज तक पता नहीं लगा कि वे कहां गए। इस भूतिया जंगल में कई बार ऐसी लाशें मिल चुकी हैं जिन पर किसी के नाखून और दांत के निशान बने हुए थे, और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में वे निशान किसी जानवर के भी नहीं थे। इस जंगल से कई बार अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी, कभी किसी आदमी के चिल्लाने की तो कभी किसी औरत के हंसने की, लेकिन डर के कारण कोई देखने नहीं जाता था। हाँ, दिन में यह रास्ता चलता है और दिन में लोग इस रास्ते से आते जाते भी हैं, लेकिन रात में इससे आने जाने की हिम्मत किसी में नहीं। कृष्णचंद्र पात्रों ने जगत बंधु को जब ये बात बताई तो वे पहले थोड़ा डर गए, लेकिन ये सोचकर कि ये सब बातें अफवाह भी तो हो सकती है, उन्होंने कृष्णचंद्र पात्रों से पूछा कि अगर ये जंगल इतना डरावना है तो उसको हवाई अड्डे के पास चाय का स्टॉल चलाने में डर नहीं लगता क्या? जगत बंधु के इस सवाल पर कृष्णचंद्र पात्रों ने कहा कि नहीं, दिन में यहां कोई डर नहीं, डर केवल रात में ही रहता है। इसके बाद कई दिनों तक राम बहादुर को न सपना आया और न कुछ ऐसा हुआ जिससे उसको डर लगा हो, लेकिन वो अब हमेशा सतर्क रहने लगा था और खुकरी तो हमेशा अपने पास ही रखता था। उसने एक दो बार जगत बंधु से वापस कलकत्ता चलने के लिए भी कहा, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि अभी स्क्रैप खरीदी की बोली लगनी है। राम बहादुर को क्या पता था कि ये शांति तूफान आने से पहले की शांति है, और कुछ दिनों के बाद ही उसकी लाइफ की सबसे भयानक रात आने वाली है। ऐसी रात जिसके बाद से उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी और उसका रात का हादसा इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। दरअसल एक रात जगत बंधु के मन में आया कि अपने मकान मालिक कृष्णचंद्र पात्रों की चाय की स्टॉल पर बैठकर देखा जाए, और ये बात उन्होंने राम बहादुर से कही। राम बहादुर पहले तो रात में हवाई अड्डे के पास जाने के नाम से ही कांप गया, लेकिन जब जगत बंधु ने उनसे कहा कि तू डरता बहुत है, इसलिए तुझ पर वो काला साया हावी हो जाता है, अगर तू हिम्मत दिखाकर उसका सामना करेगा तो वो तुझे छोड़कर भाग जाएगा। अपने मालिक की बात सुनकर राम बहादुर पहले तो थोड़ी देर कुछ सोचता रहा। उसे लगा उसके मालिक शायद सही कह रहे हैं, उसे इस डर का सामना करना चाहिए, और वो चलने के लिए तैयार हो गया। आज उसने तय कर लिया था कि वो अब डरेगा नहीं और जो भी है उसका सामना करेगा। अब या तो वो भूत बचेगा या मैं। उसने अपनी खुखरी और टॉर्च हाथ में रखी और जगत बंधु के साथ चल दिया। थोड़ी ही देर में वे दोनों कृष्णचंद्र पात्रों की चाय की स्टॉल पर पहुंच गए और जगत बंधु और कृष्णचंद्र इधर उधर की बातें करने लगे, लेकिन राम बहादुर के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी और उसको बार बार महसूस हो रहा था कि आज उसके साथ कुछ तो अजीब होने वाला है। अब क्या होने वाला है ये तो समय ही बताएगा। दोनों को वहां बैठे हुए 2 घंटे हो चुके थे और दोनों बहुत देर से वापस आने का बोलते, लेकिन कृष्णचंद्र ने दोनों को यह बोलकर रोक लिया कि थोड़ी देर बाद मैं भी तो घर चलूंगा, थोड़ी देर और बैठो, फिर तीनों साथ ही चलेंगे। कृष्णचंद्र के ऐसा कहने के बाद जगत बंधु मान गए और वहीं बैठे रहे। राम बहादुर मन ही मन सोच तो रहा था कि इतनी रात तक यहां रुकना उसके लिए ठीक नहीं, लेकिन अपने मालिक के आगे वो कुछ बोल नहीं सका और दोनों के साथ बैठा रहा। तभी अचानक एक आदमी चाय के स्टॉल पर आता है और कृष्णचंद्र से कहता है कि आप मुझे आज रात यहीं रुकने दो, क्योंकि रात में जंगल के रास्ते होकर वो उसके गांव नहीं जा सकता। दरअसल वो आदमी रसगोविंदपुर के पड़ोस के गांव तिलकुंडी का रहने वाला चंद्र माझी था और अपने किसी काम से पड़ोस के गांव गया था। अब दिन में तो वो आराम से चला आया था, लेकिन वापस जाने में लेट हो गया और रात हो गई।
तो कृष्णचंद्र की दुकान पर ही रात रुकना चाहता था, क्योंकि तिलकुंडी जाने के लिए उसे भूतिया जंगल से होकर जाना पड़ता। कृष्णचंद्र ने अपनी दुकान पर रुकने के लिए हां भी कर दी, लेकिन तभी जगत बंधु के मन में न जाने क्या आया कि उन्होंने चंद्र माझी को एक ऐसा आइडिया बताया जिसे सुनकर कृष्णचंद्र हैरान रह गया और राम बहादुर तो सुनकर कांप ही गया। जगत बंधु ने कहा कि अगर कृष्णचंद्र साथ चले तो हम सब मिलकर आपको आपके गांव छोड़ाएंगे, वो भी अभी रात में। और रात में भूतिया जंगल में जाने की बात से वे तीनों अंदर तक कांप गए थे। कृष्णचंद्र ने साफ मना कर दिया कि मुझे इतनी जल्दी मरने की कोई इच्छा नहीं। कृष्ण माझी ने भी मना कर दिया, लेकिन राम बहादुर तैयार हो गया, जैसे आज उसने तय ही कर लिया हो कि आज फैसला हो ही जाएगा कौन ज्यादा ताकतवर है। आज उसको भूत तो क्या, मौत का भी खौफ नहीं बचा था। इसके बाद न चाहते हुए भी कृष्णचंद्र पात्रों और चंद्र माझी को भी आखिर साथ चलने के लिए हां करना पड़ा। बस फिर क्या था, कृष्णचंद्र ने दुकान बंद की और भगवान का नाम लेकर चल दिए तिलकुंडी के रास्ते पर। वे चारों सब कुछ पता होने के बाद भी एक ऐसे रास्ते पर जा रहे थे जहां से आज तक कोई भी जिंदा नहीं लौट पाया है। जिस रास्ते पर रात होते ही मौत का तांडव होता है और चीखने चिल्लाने की भयानक डरावनी आवाजें सुनाई देती है, ऐसे रास्ते पर वे आगे बढ़ने जा रहे थे। कृष्णचंद्र एक पत्ते की सरसराहट से भी डर से कांप उठता और इसीलिए चारों के बीच में ही चल रहा था। एक बार तो उसने वापस लौट चलने का भी बोल दिया, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी और आगे बढ़ते रहे। चंद्र माझी का भी यही हाल था और अपनी ही परछाई से भी डर जाता। जगत बंधु ने तो जैसे सोच ही लिया था कि आज तय हो ही जाएगा कि भूत होते भी हैं या नहीं, और राम बहादुर को तो जैसे मौत का खौफ ही ना हो। उसको आज अपनी खुकरी पर खुद से भी ज्यादा भरोसा था। क्या राम बहादुर खुकरी से उस डरावने साए से बच पाएगा? इन चारों का क्या होगा जब ये भूतिया जंगल में जाएंगे? अरे नेपाली ने मुझे मार दिया, नेपाली ने मुझे घायल कर दिया, बचाओ! कृष्णचंद्र जोर से चिल्लाया, लेकिन राम बहादुर तो जैसे होश में ही ना हो। वो बस खुकरी से वार किए जा रहा था, जैसे उसको आज अपना सारा बदला पूरा करना हो। आखिर कृष्णचंद्र जोर जोर से चीख क्यों रहा था? क्या राम बहादुर ने कृष्ण का असली चेहरा पहचान लिया था? क्या कृष्णचंद्र ही असली में भूत था? ये सब जानेंगे में। थोड़ी देर चलने के बाद चारों आखिर वहां पहुंच ही जाते हैं जहां से भूतिया जंगल शुरू होता था। राम बहादुर एक बार तो उस भयंकर जंगल को अपने सामने देखकर सहम ही उठता है, क्योंकि इससे पहले उसने इस भयानक डरावनी जगह को केवल सपने में ही देखा था। इस तरफ से आने वाली डरावनी आवाजें जिधर नजर जाती थी उधर ही चमगादड़ों का झुंड नजर आता था। किसी चीज के सड़ने की बदबू, अंधेरे में जानवर की चमकती आंखें और कान के पास से तेज आवाज करती हुई चमगादड़ और चारों ओर का अजीब सा माहौल इस जंगल के भूतिया होने के दावे को सही साबित कर रहा था। चारों को एक बार तो लगा कि वापस लौट चले, लेकिन फिर आगे बढ़ने का फैसला किया। चारों बहुत सतर्क होकर तेज तेज कदमों से चले जा रहे थे कि अचानक चारों चीख उठे और डर के पीछे हट गए। कोई अंधेरे में अचानक उनके सामने आया था, लेकिन जैसे ही एहसास हुआ कि कोई जानवर है, तब उनकी जान में जान आई। अंधेरे में उसकी लाल आंखें थोड़ी देर तो चमकती रही, लेकिन बाद में गायब हो गई। लेकिन ये जानवर कोई नॉर्मल जानवर नहीं लग रहा था, क्योंकि जैसे ही ये गायब हुआ, उसी के साथ एक परछाई हवा के ऊपर उठती हुई दिखाई दी और अजीब सी तेज गंध फैल गई जो लोबान जैसी किसी चीज की थी। खैर, चारों ये सोचकर चलते रहे कि अब जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन तभी राम बहादुर को अचानक एहसास हुआ कि कोई उसे पीछे खींच रहा है। राम बहादुर समझ चुका था कि आखिर जिसका डर था वही होने वाला है, और जो उसके साथ पहले सपने में होता था आज हकीकत में होने वाला है। लेकिन इस बार राम बहादुर डरने की जगह खुद पहले वार करके दुश्मन को चौंका देना चाहता था। उसने अपनी खुकरी पर पकड़ मजबूत की, पीछे घूमकर वार कर दिया। कृष्णचंद्र पात्रो तेजी से पीछे हट गया, वरना आज
वो राम बहादुर के हाथों शहीद हो गया होता। पागल हो गया है बहादुर, जगत बंधु ने चिल्लाकर कहा। दरअसल एक पेड़ की नुकीली झाड़ी बीच में लटक रही थी और राम बहादुर आगे चल रहा था, इसलिए कृष्णचंद्र उसको हाथ के इशारे से सचेत करना चाहता था और इसीलिए उसने राम बहादुर का हाथ पकड़ा। राम बहादुर ने माफी मांगी और बोला कि उसने शायद कुछ ज्यादा ही सोच लिया और शायद पहले भी डर की वजह से ही उसके साथ ये सब हो रहा था, ऐसे सपने आ रहे थे। इसके बाद चारों लोग चलते रहे और थोड़ी देर बाद उनको गांव की रोशनी दिखाई देने लगी, तो उनको ऐसा लगा प्यासे को झरना दिख गया हो या बूढ़े को जवानी मिल गई हो। तिलकुंडी पहुंचकर उन्होंने सालों से चली आ रही मान्यता को झूठा साबित कर दिया था। चारों के चेहरों पर विश्व विजेता वाली जीत की खुशी और संतोष दिखाई दे रहा था। और हो भी क्यों ना, आज उन्होंने रात में भूतिया जंगल पार कर ऐसा काम कर दिया था जिसको कोई नहीं कर पाया था। चंद्रमाझी के घर थोड़ी देर रुकने के बाद तीनों ने विदाई ली और वापस आने के लिए फिर से उसी रास्ते पर चल पड़े। लेकिन अब उनके मन में डर नहीं था, बल्कि ज्यादा कॉन्फिडेंस था। लेकिन अति हमेशा खतरनाक साबित होती है। हो सकता है कि आज राम बहादुर अकेला नहीं था इसीलिए बच गया था, या जाते समय वे चार लोग थे इसीलिए उनको छोड़ दिया हो सकता है कि इनके लौट के आने पर जाल बिछाया गया हो, कुछ भी हो सकता था। और राम बहादुर को इस बात का अंदाजा जरूर था, इसीलिए वापस आते टाइम भी उसने अपनी खुकरी अपने हाथ में ही पकड़ रखी थी। लेकिन वापस आते समय बादल हट चुके थे और आसमान साफ था, तो उसने टॉर्च बंद करके रख ली। अभी भी उसका इरादा वही था कि अगर कोई सामने आता है तो डरने की जगह वो उस पर वार कर देगा। लेकिन इसके आसार कम ही लग रहे थे। अपना ध्यान भटकाने के लिए वे तीनों कुछ इधर उधर की बातें करते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे थे और लगभग आधा रास्ता पार कर लिया था कि अचानक उनको दूर से हिलती हुई सफेद रोशनी दिखाई दी। भूत, भूत! कृष्णचंद्र डर कर चिल्लाया। भूत शब्द सुनते ही राम बहादुर ने अपना आपा खो दिया, जैसे आज उसने तय कर ही लिया था कि आज या तो मैं मरूंगा या भूत मरेगा। और वो पीछे से छिपकर दौड़ता हुआ उस सफेद हिलती हुई रोशनी के पास झट से गया और बिना समय गवाए अपनी खुकरी से वार करने लगा। राम बहादुर की खुकरी में इतनी तेज धार थी कि पहला वार करते ही भूत की चीख निकल गई। राम बहादुर बिना रुके लगातार एक के बाद एक वार करता रहा और भूत दर्द से चीखता रहा। जैसे राम बहादुर ने आज सोच ही लिया हो कि आज वो इसको मारकर अपना बदला जरूर लेगा। इसको यह भी डर था कि अगर वो वार करने से रुका तो सामने वाले को मौका मिल जाएगा, इसीलिए वो वार पे वार करता रहा। सामने से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती रही, लेकिन राम बहादुर तो जैसे आज अंधा और बहरा हो चुका था। उसके सर पर खून सवार हो चुका था, क्योंकि वो भी ऐसे ही रात में उठ उठ कर चीखता चिल्लाता था, तो इसको इन चीखों में भी खुशी मिल रही थी। राम बहादुर अपने पूरे होशो हवास खो चुका था और पूरी ताकत से तब तक वार करता रहा जब तक कि उसकी खुकरी खून से लाल नहीं हो गई। अचानक कृष्णचंद्र चीख पड़ा, अरे नेपाली ने मुझे घायल कर दिया। लेकिन राम बहादुर कहां रुकने वाला था, वो तो अंधेरे में खुकरी चलाए जा रहा था। राम बहादुर को पागलों की तरह खुकरी चलाते देख जगत बंधु चिल्लाए, बहादुर होश में आ, पागल हो गया क्या? जगत बंधु की जानी पहचानी आवाज जब राम बहादुर के कानों में पड़ी तब उनको होश आया। होश में आने पर उसको अंधेरे में दर्द से चीखने की आवाज सुनाई दी। उसमें से एक आवाज कृष्णचंद्र की थी, जो बार बार कह रहा था, नेपाली ने मुझे घायल कर दिया। राम बहादुर को कुछ भी समझ में नहीं आया कि उसने तो भूतों पर हमला किया था, फिर कृष्णचंद्र क्यों चिल्ला रहा था? कहीं वो भूत कृष्णचंद्र ही तो नहीं? लेकिन अचानक महिला के दर्द से चीखने की आवाज से राम बहादुर चौंक उठा। ये कौन है? क्या भूत एक नहीं बल्कि दो तीन थे? क्या ये महिला भी भूत कृष्णचंद्र के साथ मिली हुई है? कुछ ऐसे सवाल थे अब राम बहादुर के मन में। अगले दिन सुबह गेल ही माझियानी नाम की एक आदिवासी महिला की मौत और दो महिलाओं के घायल होने की खबर से पूरे इलाके में सनसनी फैल चुकी थी। पुलिस को उसकी लाश उसी भूतिया जंगल में मिली थी और सबको लग रहा था
कि यह सब जरूर भूत का ही किया धरा है। गेलही माझी की बॉडी का पोस्टमार्टम करने पर पुलिस को पता लगता है कि गेलही पर किसी ने हथियार से हमला किया है। पुलिस ने जब घायल महिलाओं से इस बारे में पूछताछ की तब उन्होंने रात में हुई घटना का किस्सा सुनाया। पुलिस उनके बयानों के आधार पर खोजबीन में लग चुकी थी कि आखिर हमला किसने किया था और क्यों किया था। इधर राम बहादुर को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने तो भूत पर वार किया था, फिर महिला की मौत कैसे हो गई। उसको पक्का यकीन था कि उसने भूत को ही मारा था, लेकिन भूत आदिवासी महिला का रूप बनाकर सबको बेवकूफ बना रहा था। पुलिस को कातिल का पता लगाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी, क्योंकि रात में भूतिया जंगल में जाने की किसी में हिम्मत नहीं थी। तो कोई किसी को जंगल में जाते हुए किसको देखता और कोई भी कुछ बता नहीं पाया। लेकिन पुलिस को तिलकुंडी गांव से एक ऐसा सबूत हाथ लगा कि पुलिस के कान खड़े हो गए। दरअसल पुलिस को पता लगा कि रात में रस गोविंदपुर गांव से कुछ लोग तिलकुंडी आए थे और वे चंद्र माझी को छोड़कर रात में ही वापस चले गए थे। पुलिस ने जब चंद्र माझी की पूछताछ की तो उसने पुलिस को तीनों नाम बता दिए और यह भी कहा कि राम बहादुर नाम के आदमी के पास एक छोटा हथियार भी था। पुलिस को अहम सुराग मिल चुका था। चंद्र माझी के बयानों के आधार पर जगत बंधु और कृष्णचंद्र से पूछताछ की तो राम बहादुर का नाम सामने आया। पुलिस ने राम बहादुर को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से खुकरी भी बरामद की जा चुकी थी। पुलिस ने जब राम बहादुर को घायल आदिवासी महिलाओं के सामने पेश किया तो दोनों ने उसी को आरोपी बताया। अब पुलिस को कातिल का पता लग चुका था, लेकिन राम बहादुर लगातार अपने आप को निर्दोष बताता रहा कि उसने भूत को मारा था, महिलाओं को नहीं। उसने ये भी कहा कि मरने वाली महिला नहीं बल्कि भूत है, वो मुझे फंसा रहा है। राम बहादुर लगातार यही बोलता रहा, लेकिन पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी और उस पर गेलही माझी की हत्या के आरोप में धारा 302, 2 आदिवासी महिलाओं को घायल करने के आरोप में धारा 326 और कृष्णचंद्र को घायल करने के आरोप में धारा 324 लगाकर पुलिस ने उसको जेल भेज दिया। क्या भूत रूप बदलकर सबको बेवकूफ बना रहा था या बात कुछ और थी? क्या राम बहादुर खुद को बेकसूर साबित कर पाएगा? जानने के लिए बने रहिए खास पेशकश के अगले एपिसोड में। गेलही माझियानी की हत्या और 3 लोगों पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार करके सेशंस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट की पहली सुनवाई के दौरान इस केस से जुड़े हुए सभी लोग कोर्ट में बैठे थे। इस केस की स्टोरी जैसे ही द मर्डर ऑफ घोस्ट नाम से मीडिया में आई तो आम लोगों में भी इस केस को लेकर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ने लगा था। लोग इस अजीब केस की सुनवाई के लिए बेताब हो रहे थे। दोनों आदिवासी महिलाओं की तरफ से सरकारी वकील इस केस को देख रहे थे तो राम बहादुर की तरफ से जगत बंधु ने एक प्राइवेट वकील को हायर किया था। मजिस्ट्रेट के कोर्ट में आने के साथ ही कोर्ट की सुनवाई शुरू होती है। पहले गंगा और सौरी माझियानी के वकील कोर्ट में अपनी दलीलें देते हैं कि कैसे आरोपी ने 3 महिलाओं पर धारदार हथियार से इतनी बेदर्दी से वार किया कि गेलही माझियानी ने वहीं दम तोड़ दिया और 3 लोगों को बुरी तरह जख्मी कर दिया। सबूत के लिए वकील साहब कोर्ट में सौरी, गंगा माझियानी और कृष्णचंद्र पात्रों के बयान दिलवाते हैं और राम बहादुर के पास से जब्त हुआ खून से सना खुकरी कोर्ट के सामने पेश किया जाता है और मांग रखते हैं कि एक बेगुनाह की हत्या के जुर्म में आरोपी को मौत की सजा दी जाए। इतना सुनते ही पुलिस की कस्टडी में बैठा राम बहादुर चीख पड़ता है कि वो बेकसूर है, उसने भूत को मारा है, उसने किसी महिला को नहीं मारा, वो मुझे फंसा रहा है, वो बहुत खतरनाक है, वो मुझे मारना चाहता है, मेरी मानिए वो भूत है। राम बहादुर बहुत देर तक न जाने क्या क्या बड़बड़ाता रहता है। कोर्ट के आदेश पर राम बहादुर के वकील ने उनको चुप रहने का इशारा किया, तब जाकर वो चुप हुआ। इसके बाद राम बहादुर के वकील कोर्ट के सामने अपनी दलीलें रखने की अनुमति मांग रहे थे। अनुमति मिलने पर वे सबसे पहले जगत बंधु को कटघरे में बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया था
कि आप लोगों को रात ही में जंगल में जाना पड़ा था। इस पर जगत बंधु कोर्ट में उस भूतिया जंगल में जाने की वजह विस्तार से बताते हैं। जगत बंधु की बात सुनकर उनके वकील कोर्ट को जंगल के भूतिया होने की बात पर गौर करने को कहते हैं और जंगल के भूतिया मानने में फेवर में वे कृष्णचंद्र और चंद्र माझी को बयान दिलवाते हैं। इसके बाद वकील जगत बंधु से पूछते हैं कि राम बहादुर को कौन मारना चाहता है, वो इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है। साथ ही वकील का सवाल था कि राम बहादुर ऐसी हरकतें कब से कर रहा है। इस पर जगत बंधु कोर्ट के सामने राम बहादुर के साथ घट रही भूतिया घटनाओं के बारे में बताते हुए कहते हैं कि राम बहादुर मेरे घर पर काम करता था और मेरे साथ कोलकाता में ही रहता था। शुरू के 2 साल तक तो उनको कुछ भी परेशानी नहीं आई, लेकिन एक दिन उसकी किसी से लड़ाई हो गई और लगता है उसने राम बहादुर पर कोई काला जादू कर दिया। इसके बाद से ही राम बहादुर बहुत परेशान रहने लगा था। अक्सर रात को डर कर जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता था, कांपने लगता था और पसीने से तरबतर हो जाता था। उसको देखकर ऐसा लगता था कि जैसे कोई उसका गला दबाकर उसको मारना चाहता हो। उसके गले पर नाखूनों के निशान तक बन जाते थे। उसको देखकर कभी कभी तो मैं भी बहुत डर जाता था, इतना खौफनाक हो जाता था वो। कभी कभी राम बहादुर किसी भयानक सपने से डरकर अपनी खुकरी घुमाने लगता था, मानो वो किसी को मार देना चाहता हो। ये सब उसके साथ बहुत दिनों तक होता रहा। मैंने बहुत जगह इलाज करवाया, लेकिन कोई भी उसको ठीक नहीं कर सका। मुझे रस गोविंदपुर आना था तो मैं यह सोचकर उसको अपने साथ लेकर आया कि कुछ दिन दूसरी जगह पर रहेगा तो हो सकता है कि ठीक हो जाए। लेकिन एक दिन हम हवाई अड्डे पर खरीदने के लिए स्क्रैप देखने गए, तब वहां राम बहादुर को अचानक कुछ दिखाई देने लगा और वो इतना डर गया कि वहीं बेहोश होकर गिर गया। बाद में राम बहादुर ने मुझे बताया था कि सपने में उसको वही भूतिया जंगल दिखाई देता था जिस जंगल के पास हम उस दिन हवाई अड्डे पर खड़े थे। इसके बाद से तो मैं भी बहुत डर गया था और मुझे भी कुछ सही नहीं लग रहा था, लेकिन हम वापस कोलकाता नहीं जा सके। इसके बाद बहुत दिनों तक राम बहादुर के साथ कुछ नहीं हुआ, नहीं उसको कोई डरावना सपना आया। तब मैं निश्चिंत हो गया और उस दिन शाम को कृष्णचंद्र के चाय की दुकान पर चले गए और उसके बाद तो जो हुआ वो सबको पता ही है। इसके बाद राम बहादुर के वकील कोर्ट को यह बात मानने के लिए राजी कर लेते हैं कि राम बहादुर भूतों के डर से परेशान रहता था। जिस समय वो भूतिया जंगल से गुजर रहा था तब उसके मन में भूतों का खौफ जरूर रहा होगा और भूत का नाम सुनते ही उसने अपना होश गंवा दिया होगा और खुकरी से हमला करना शुरू कर दिया होगा। और राम बहादुर के मुताबिक उसने किसी इंसान को नहीं बल्कि भूत को ही मारा था। अब आखिर में वकील गंगा माझियानी को कटघरे में बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर जिस भूतिया जंगल का पूरे इलाके में इतना खौफ है कि उसमें कोई दिन में भी अकेला नहीं जाता और रात में कोई जाने की सोच ही नहीं सकता, वहां वे महिलाएं क्या कर रही थी और वो भी इतनी रात में। वकील का सवाल सुनकर गंगा पड़ने लगा था और वो इधर उधर देखने लगी जैसे कुछ छुपाना चाहती हो और इतनी रात में जंगल जाने का कारण बताना ही नहीं चाहती हो। उसको चुप देखकर कोर्ट में सन्नाटा पसर जाता है। वकील फिर से पूछते हैं, लेकिन वो सच बताने से कतराती है और बातों को इधर उधर घुमाने लगती है। राम बहादुर फिर बीच में उठ जाता है और चिल्लाता है कि देखा, मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये सब मिले हुए हैं, ये मुझे मार देंगे। जज इस बार राम बहादुर को सख्त चेतावनी देते हैं कि अगली बार इस तरह कोर्ट की हियरिंग के बीच में बोलने के जुर्म में उसको जेल में डाल दिया जाएगा। राम बहादुर जज की बात से डर कर चुप बैठ जाता है। राम बहादुर के वकील फिर कहते हैं कि मेरी कोर्ट से दरख्वास्त है कि मेरे क्लाइंट की उस समय की मानसिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो कुछ भी सही गलत समझ पाता। मेरी मृतक के लिए पूरी सिंपैथी है, लेकिन मेरे क्लाइंट उनको जानते तक नहीं और जो कुछ हुआ उनसे अनजाने में हुआ है। वारदात के समय की स्थिति और जगह को ध्यान में रखकर कोर्ट इस केस में सेक्शन 79 के तहत मेरे क्लाइंट को राहत दे और जमानत दे, क्योंकि उनकी मंशा किसी भी इंसान को चोट पहुंचाने की जरा भी नहीं थी। लेकिन सरकारी वकील समझ चुके थे कि बचाव पक्ष के वकील हत्या के इस केस को भूत प्रेत की कहानी बताकर राम बहादुर को बचाना चाहते हैं। लेकिन वे खड़े हुए और जज से बोलने की अनुमति मांगी। अनुमति मिलने पर उन्होंने बोलना शुरू किया कि मिलाड, देश को आजाद हुए इतने साल हो गए, लेकिन वकील साहब अभी भी भूत प्रेत में उलझे हुए हैं। अभी भी वे अपने क्लाइंट को बचाने के लिए हत्या के इस केस को भूतिया कहानी में उलझाकर कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं और कुछ भी नहीं।
इस तरह तो हर आरोपी यही कहेगा कि मैंने भूत समझकर सामने वाले पर हमला कर दिया और मुझे सजा न दी जाए। तो क्या इस सबको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? मिलॉर्ड, राम बहादुर के एक हाथ में खुकरी थी तो दूसरे में टॉर्च भी थी, और वो बस खुकरी चला रहा था, जबकि वो चाहता तो टॉर्च चलाकर देख सकता था कि सामने कौन है, और उसने टॉर्च बंद कर रखी थी। इसका मतलब आसमान में उतना उजाला तो था कि पास जाने पर किसी को भी देखा जा सके। जाहिर सी बात है कि राम बहादुर ने सब कुछ जानते देखते हुए भी इन महिलाओं पर हमला किया और गेलही माझी की हत्या कर दी। और हत्या के किसी भी केस में भूत प्रेत को लेकर आरोपी को बचाया नहीं जा सकता। मिलॉर्ड, जैसा कि वकील साहब कह रहे हैं कि आरोपी की मानसिक स्थिति सही नहीं है, तो फिर ऐसे आदमी को जमानत कैसे दी जा सकती है? क्या पता कल फिर से किसी और को भूत समझकर उसकी हत्या कर दे, और उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसीलिए मेरी कोर्ट से दरख्वास्त है कि राम बहादुर को जमानत पर बाहर न छोड़ा जाए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट भी इस बात को मान लेती है कि हमला जानबूझकर नहीं बल्कि अनजाने में हुआ है, और राम बहादुर को इस शर्त पर जमानत भी दे दी जाती है कि उसको किसी अच्छे मनोरोगी डॉक्टर के पास अपना इलाज कराना होगा। इसके बाद कोर्ट ने 2 दिन बाद अगली सुनवाई का बोलकर उस दिन की हियरिंग वहीं खत्म कर दी। राम बहादुर जमानत मिलने पे बहुत खुश था, तो वहीं जगत बंधु इस बात से खुश थे कि चलो कोर्ट ने भी मान ही लिया कि हमला जानबूझकर नहीं बल्कि अनजाने में हुआ था, और अब सजा भी कम हो ही जाएगी। इस मामले पर मीडिया की नजर पहले से बनी हुई थी और लोगों में भी इस केस को लेकर बहुत उत्सुकता थी। जैसे ही राम बहादुर को जमानत मिली, मीडिया में बहस शुरू हो जाती है कि क्या कोर्ट भी भूत प्रेत को मानता है? क्या भूत की इस कहानी पर कानून बिलीव करेगा? क्या होगा? कोर्ट क्या फैसला करेगी? और क्या कोर्ट राम बहादुर को बरी कर देगी? ऐसे कुछ सवाल थे जो लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे, और सबकी निगाहें अब कोर्ट की अगली सुनवाई पर बनी हुई थी। अगली सुनवाई में पूरा कोर्ट गेलही की हंसी से गूंज उठता है। क्या गेलही जिंदा थी या गेलही का भूत वापस आ चुका था? क्या गेलही राम बहादुर को जज के सामने ही मार देगी? गेलही कोर्ट में क्यों आई थी? राम बहादुर अब परेशान क्यों हो चुका था? जानने के लिए बने रहिए पेशकश के अगले एपिसोड में। राम बहादुर को जमानत मिल चुकी थी, लेकिन केस अभी भी चल रहा था और न जाने कब तक कोर्ट की सुनवाई चलती रहेगी। राम बहादुर को जमानत मिलने के बाद भी वो लगातार यही सोचता रहता था कि उस दिन गलती से सही, लेकिन उसके हाथों एक निर्दोष की जान चली गई। क्या मरने के बाद गेलही भी भूत बन गई होगी? और भूत बनने के बाद क्या गेलही मुझसे बदला नहीं लेगी? राम बहादुर अब परेशान हो चुका था। उसे दिन में भी भूत डराने लगे थे। आज फिर से कोर्ट में इस चर्चित केस की सुनवाई चल रही थी। पूरा कोर्ट लोगों से भरा हुआ था, क्योंकि लोग जानना चाहते थे कि कोर्ट भूतों को लेकर क्या फैसला करता है। तीनों महिलाएं इतनी रात को भूत या जंगल में क्यों गई थी? इस बात को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। जज के कोर्ट में आने के साथ ही सुनवाई शुरू होती है। राम बहादुर भी कोर्ट में बैठा है, लेकिन उसका मन आज कहीं और ही है और उसके ख्यालों में एक अलग ही कोर्ट चल रही है, जिसमें राम बहादुर के केस की सुनवाई चल रही है। राम बहादुर के ख्यालों की कोर्ट में उसके वकील कोर्ट से कृष्णचंद्र पात्रों को कटघरे में बुलाने की अनुमति मांगते हैं। अनुमति मिलते ही कृष्णचंद्र से पूछते हैं कि जब आपको पता था कि जंगल भूतिया है तो आप इनके साथ जाने के लिए राजी कैसे हुए? इस पर कृष्णचंद्र कहता है कि मैंने पहले तो डर के कारण जाने के लिए साफ मना कर दिया था, लेकिन जगत बंधु के बार बार कहने पर मैं साथ चला गया। वकील ने दूसरा सवाल पूछा कि राम बहादुर तो भूतों को मारना चाहता था, फिर आपको चोट कैसे लगी? इस पर कृष्णचंद्र का जवाब था कि जैसे ही मैं चिल्लाया भूत भूत, राम बहादुर उसी समय उस तरफ दौड़ गया। मैं भी उसके पीछे पीछे दौड़कर वहां गया, लेकिन तब तक राम बहादुर ने खुकरी से वार करना शुरू कर दिया था। मैंने जैसे ही देखा कि सामने कोई भूत नहीं बल्कि महिलाएं हैं, तो राम बहादुर को रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन राम बहादुर तो जैसे होश में ही नहीं था। वो वार पे वार करता रहा और मुझे भी घायल कर दिया। इसके बाद सरकारी वकील ने राम बहादुर को कटघरे में बुलाया और पूछा कि तुमने मर्डर क्यों किया?
राम बहादुर ने अपने साथ हो रही सभी घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने किसी इंसान को नहीं मारा और मैं अभी भी इस बात पर कायम हूं कि मैंने भूत पर हमला किया है। ये भूत मुझे काफी समय से डरा रहा है। राम बहादुर की बात सुनकर सरकारी वकील भड़क उठते हैं और वे राम बहादुर से कहते हैं कि भूत वूत कुछ नहीं होते, तुम झूठी भूतिया कहानी सुनाकर कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो और कुछ भी नहीं। सरकारी वकील की इस बात का राम बहादुर के पास कोई भी जवाब नहीं था और वो जवाब देता भी तो कोई उसकी बात मानने वाला नहीं था। ये तो ऐसी बात थी कि जिस पर गुजरती है बस वही जानता है कि भूत रियल में होते हैं या नहीं होते। तभी कोर्ट में अचानक से एक आवाज आती है, चर्र। ये आवाज कोर्ट के अंदर से ही एक दरवाजे से आती है और सबकी निगाहें उसी दरवाजे की तरफ घूम जाती है। तभी अचानक कोर्ट रूम का चलता हुआ पंखा रुक जाता है और जोर से हिलने लगता है, जैसे कोई उसे पकड़कर हिला रहा। अचानक सभी को एहसास होता है कि कोर्ट रूम में कोई आसपास घूम रहा है, लेकिन कौन है यह दिखाई नहीं देता है। और ये कोई नहीं बल्कि गेल ही थी, जो हर सुनवाई में अपने भूतिया शरीर में कोर्ट में आती थी लेकिन किसी को दिखाई नहीं देती थी। लेकिन आज सरकारी वकील ने भूतों के अस्तित्व पर सवाल उठाया तो उसको अपनी भूतिया और डरावनी आवाज में बोलना पड़ा कि इतने सबूत काफी हैं या और दिखाऊं? कहां तो वकील साहब आपको हवा में ऊपर उठा दूं, फिर तो आप मानेंगे ना कि भूत रियल में होते हैं, है ना? इसके बाद वो वकील साहब को हवा में थोड़ा ऊपर भी उठा देती है। यह नजारा देख वहां बैठे लोग थोड़ा डर गए, लेकिन गेल ही ने कहा कि डरिए मत, मैं किसी को कुछ नहीं करूंगी, मैं तो बस वकील साहब को भूतों के रियल होने का सबूत दे रही थी। इस घटना के बाद वकील साहब काफी डरे हुए थे, लेकिन उनको गेल ही का केस भी लड़ना था और गेल ही से सवाल करना भी जरूरी था, इसीलिए जल्द ही संभल गए और उन्होंने गेल ही से पूछा कि अगर भूत होते हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते। वकील साहब की इस बात पर गेल ही जोर जोर से हंसने लगी। उसकी भूतिया हंसी बहुत भयानक लग रही थी। लोगों ने पहली बार रियल में किसी भूत के हंसने की आवाज सुनी और उस दिन सबको एहसास हुआ कि भूतों के हंसने की आवाज रियल में भी बहुत डरावनी होती है। गेल ही ने वकील साहब के सवाल के बदले में वकील साहब से ही सवाल पूछ लिया कि कभी हवा दिखाई देती है वकील साहब? लेकिन होती है ना? कल से आप ये कहने ना लग जाना कि हवा होती नहीं, क्योंकि अगर होती तो दिखाई देती। गेल ही की इस तार्किक बात पर वहां बैठे सभी लोग हंस पड़े, लेकिन वकील साहब भी कहां मानने वाले थे। उनको केस तो जीतना था ना, और अगर उन्होंने मान ही लिया कि भूत होते हैं तो केस कैसे जीतेंगे। उन्होंने गेल ही से पूछा कि फिर साइंस क्यों नहीं मानती कि भूत होते हैं। इस पर गेल ही जवाब देती है कि साइंस इंसानों का बनाया हुआ ही है और इंसानों में इतनी क्षमता नहीं है कि उसका बनाया हुआ कोई भी इंस्ट्रूमेंट या मशीन हमारी इच्छा के बिना हमें ट्रैक कर सके। और साइंटिस्ट जब हमें ट्रैक नहीं कर पाते तो अपना फेलियर छुपाने के लिए बोल देते हैं कि भूत होते ही नहीं। तो मैं कौन हूं? मैं भी तो भूत ही हूं, लेकिन आप लोगों को दिखाई दे रही हूं क्या? क्योंकि अभी मेरी इच्छा नहीं है, इसलिए यहां बैठा कोई भी मुझे नहीं देख पा रहा और मैं नहीं चाहती कि तुम लोग मुझे देखो। इंसानों की ताकत हमारे सामने कुछ भी नहीं, इसलिए इंसान हमें कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे। वकील साहब को समझ में आ गया था कि भूत होने या न होने की बहस में उलझना बेकार है, इसलिए अब वे केस की रिलेटेड बातों पर आ जाते हैं और गेल ही से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ही ये केस लड़ रहा हूं, क्योंकि राम बहादुर ने तुम्हारी हत्या की है और उसके किए की सजा उसको मिलनी चाहिए। इस पर गेल ही कहती है कि मैं भी यही चाहती हूं कि मुझे न्याय मिले। गेल ही की न्याय मिलने की बात पर वकील उससे कहते हैं कि हम भी यही चाहते हैं कि तुम्हें न्याय मिले, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारा साथ देना होगा और कोर्ट को बताना होगा कि राम बहादुर को सब कुछ पता होने के बाद भी तुम पर तब तक वार किया जब तक कि तुम्हारी सांसें बंद नहीं हो गई। उस रात की बात याद दिलाते ही गेल ही की आवाज भारी हो गई और ऐसा लग रहा था कि वो गुस्से में बोल रही थी। राम बहादुर, अगर मुझे कोर्ट से न्याय नहीं मिला तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तुझे मार दूंगी। लेकिन मैं नहीं बता सकती कि इसने मुझे देखा था या नहीं, क्योंकि वहां अंधेरा था और दोनों ही बातें सही हो सकती है। या तो इसने हमें देख लिया होगा, नहीं भी देखा होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। गेल ही की मारने वाली बात सुनकर
राम बहादुर डर गया था, और क्योंकि अब अगर कोर्ट उसको छोड़ देगा तो गेल ही उसको मार देगी और दोनों ही तरह से उसको सजा मिलनी लगभग तय है। लेकिन गेल ही की बात से वकील साहब जरूर नाराज लग रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि कैसी है ये गेल ही जो ये नहीं कह सकी कि राम बहादुर ने हमें देख लिया था, फिर भी हम पर वार करता रहा, इसीलिए राम बहादुर को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद राम बहादुर के वकील, जो बहुत देर से ये सब बातें सुन रहे थे, उन्होंने कोर्ट से गेल ही से बात करने की अनुमति ली और वही सवाल पूछा जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला था कि ये तीनों इतनी रात को जंगल में क्यों गई थी। लेकिन बहुत देर तक कोई जवाब नहीं आया तो वकील साहब ने फिर से पूछा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिल सका क्योंकि गेल ही वहां से जा चुकी थी। ऑर्डर ऑर्डर। अचानक एक तेज आवाज से राम बहादुर होश में आता है तो देखता है कि वो अब तक अपने ख्यालों में ही डूबा हुआ था, जबकि असली कोर्ट में उसके केस की सुनवाई चल रही थी। जज गुस्से में उससे पूछते हैं कि अब क्या दिन में भी भूत या सपने देखने लगे हो, और उसको कोर्ट से बाहर भेज दिया जाता है। कोर्ट राम बहादुर को क्या सजा देगा, उसको बरी कर देगा या जेल भेज देगा, वो जगत बंधु के सामने फूट फूट कर क्यों रो पड़ा था, जानने के लिए बने रही अगले एपिसोड में। कई सालों तक इस केस को लेकर कोर्ट में सुनवाई चलती रही। लोग अब इस मामले को धीरे धीरे भूलने लगे थे, लेकिन 1 साल की सुनवाई के बाद आज कोर्ट इस केस पर अपना फैसला सुनाने वाला था। लोगों में फिर से फैसले को लेकर उत्सुकता बढ़ने लगी थी। मीडिया ने भी अपनी नजर कोर्ट के फैसले पर बना रखी थी। क्या कोर्ट राम बहादुर को बरी कर देगा या हत्या के जुर्म में सजा सुनाएगा? क्या कोर्ट राम बहादुर की भूतिया कहानी को मान लेगा? क्या ऐसा भी होता है कि कोई भूत समझकर हर किसी जीते जागते इंसान को ही मार दे? क्या राम बहादुर इनोसेंट है या उसने जानबूझकर हत्या की है? इस तरह के सवाल बार बार लोगों के मन में उठ रहे थे। आज पूरा कोर्ट लोगों से भरा हुआ था और सभी को इंतजार है कोर्ट के फैसले का। राम बहादुर भी डरा सहमा फैसले का इंतजार कर रहा था, क्योंकि आज तय हो जाएगा कि उसको मर्डर केस में जुर्म की सजा दी जाएगी या अनजाने में की गई गलती मानकर उसको बरी कर दिया जाएगा। जज साहब के आने के साथ ही कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है और बिना समय गवाए कोर्ट अपना फैसला सुनाता है कि तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा है कि राम बहादुर को तथ्यों यानी फैक्ट्स की जानकारी नहीं थी और उसने हमला अनजाने में किया था। और इसके बाद सेशंस कोर्ट उनकी हरकत को मिस्टेक्स ऑफ फैक्ट्स करार देते हुए आईपीसी सेक्शन 79 के तहत बरी कर देती है। कोर्ट के फैसले के साथ ही राम बहादुर की आंखों से खुशी के आंसू का झरना फूट पड़ता है। जगत बंधु उसको गले लगाकर बधाई देते हैं। इस फैसले के बाद जहां एक और राम बहादुर और जगत बंधु बहुत खुश थे, तो दूसरी ओर देश भर में इस फैसले के बाद एक नई बहस छिड़ चुकी थी कि क्या कोर्ट भी भूत प्रेत को मानता है। कुछ लोग फैसले के पक्ष में थे तो कुछ लोग इसको अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाला फैसला मान रहे थे। अगले दिन देश के अखबार राम बहादुर थापा के केस के फैसले से लेकर भरे पड़े थे। अखबारों में इस केस को लेकर बड़े बड़े कॉलम और आर्टिकल लिखे जा रहे थे और ये केस लोगों के लिए गॉसिप बन चुका था। उड़ीसा सरकार पर इस केस को लेकर दबाव बढ़ने लगा था, क्योंकि सरकार में बैठे कुछ लोगों को लग रहा था कि इससे उनके आदिवासी समाज के वोट कट सकते हैं। इसीलिए सरकार ने सेशंस कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर दी। राम बहादुर की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक परेशानी खत्म तो दूसरी खड़ी हो जाती थी। पहले डरावने सपने से परेशान रहता था, फिर 1 साल तक कोर्ट कचहरी के चक्कर, और अब जब सेशंस कोर्ट ने उसको बरी कर दिया था तो हाई कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। राम बहादुर अब टूट चुका था। इतने दिनों के दुख और दर्द का जो सैलाब उसने अपने सीने में रोक रखा था, वो आज राम बहादुर की आंखों से आंसू बनकर बहने लगा था। हमेशा गरीबी में पड़ा बड़ा राम बहादुर नेपाल से कलकत्ता ये सोचकर आया था कि 4 पैसे कमाकर अपना घर बसा लेगा, लेकिन यहाँ आने के बाद एक के बाद एक परेशानियों में उलझता ही चला जा रहा था। राम बहादुर को बच्चों की तरह रोता देख जगत बंधु उसको बहुत देर तक समझाते रहे,
उन्होंने राम बहादुर से वादा किया कि वे केस खत्म होने के बाद उनकी शादी करा देंगे और उसकी एक दुकान भी खुलवा देंगे। तब कहीं जाकर वो चुप हो सका। जगत बंधु ने यह बात उसको चुप कराने के लिए कह दी हो, ऐसा नहीं था, क्योंकि वे राम बहादुर को नौकर की तरह नहीं बल्कि अपने घर के ही एक सदस्य की तरह मानते थे। वैसे भी जगत बंधु की कोई संतान नहीं थी और दौलत उनके पास खूब थी, इसलिए वो राम बहादुर को अपने बेटे जैसा ही समझने लगे थे। उन्होंने राम बहादुर को मर्डर केस से बरी करवाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, पैसा पानी की तरह बहाया था। और कोर्ट के फैसले के बाद वे बहुत खुश भी थे, लेकिन हाई कोर्ट में अपील होने के बाद वे भी थोड़े चिंतित हो गए थे कि फिर से कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे और क्या पता अब हाई कोर्ट क्या फैसला सुना दे। अगर हाई कोर्ट ने सेशंस कोर्ट के फैसले को पलट दिया और राम बहादुर को मर्डर केस में जेल भेज दिया तो उसकी पूरी लाइफ ही खराब हो जाएगी और वे अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राम बहादुर को रसगोविंदपुर वे ही लेकर गए थे और उनके बोलने पर ही राम बहादुर उस रात चाय की दुकान पर गया था। काश मैं बहादुर को लेकर जंगल नहीं जाता तो ये सब नहीं होता, काश नहीं गया होता। जगत बंधु उस रात यही सब सोचते रहे और ठीक से सो भी नहीं सके। एक तरफ तो हाई कोर्ट में राम बहादुर थापा केस की सुनवाई शुरू होने वाली थी, तो दूसरी तरफ सेशंस कोर्ट के फैसले के बाद देश भर में बहस शुरू हो चुकी थी। इस फैसले का मीडिया ट्रायल शुरू हो चुका था। कुछ लोग इस फैसले को सही बता रहे थे तो कुछ लोग बहुत ही गलत, और सभी अपने अपने तर्क दे रहे थे। फैसले को सही बताने वाले लोगों का कहना था कि सेशंस कोर्ट का फैसला भूत प्रेत की कहानी को मानकर नहीं बल्कि सेक्शन 79 के तहत सुनाया है, और इस सेक्शन के तहत अगर किसी को फैक्ट्स की सही जानकारी न हो और उससे गलती से जुर्म हो जाता है तो आरोपी की उस समय मानसिक स्थिति और वारदात के समय की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए कोर्ट आरोपी को बरी कर सकता है। और राम बहादुर थापा के केस में भी यही हुआ था, कोर्ट ने उसको इसीलिए बरी किया था। तो दूसरी तरफ इस फैसले का विरोध करने वाले लोगों का मानना था कि इस तरह तो हर अपराधी यही कहेगा कि उसको फैक्ट्स की जानकारी नहीं थी, और कोई भी किसी भी हत्या करने के बाद यही कह देगा कि उसने भूत समझकर मार दिया, तो क्या उसको बरी कर दिया जाएगा। अब ये केस एक नॉर्मल केस नहीं रह गया था, क्योंकि ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा था। देश की संसद तक में भी इस केस और कोर्ट के फैसले के मुद्दे को उठाया जा चुका था। कुछ लोगों का मानना था कि कोर्ट के इस फैसले से अंधविश्वास को और बढ़ावा मिलेगा, तो कुछ लोग जगत बंधु पर जज को खरीदने तक का आरोप लगा चुके थे। इस केस की सुनवाई शुरू होने से पहले ही हाई कोर्ट पर दबाव बढ़ता जा रहा था कि वो एक निर्दोष की हत्या के जुर्म में राम बहादुर को कड़ी से कड़ी सजा दे। अब कोर्ट के सामने चुनौती बढ़ चुकी थी, क्योंकि अगर राम बहादुर को सजा दी जाती है तो एक बेगुनाह को सजा देने जैसी बात हो सकती थी, क्योंकि राम बहादुर को पता नहीं था कि वो जिस पर हमला कर रहा था वो भूत नहीं बल्कि महिला थी। और अगर राम बहादुर को फिर से बरी कर दिया जाएगा तो कोर्ट पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप लगेगा, और दूसरे अपराधी भी मर्डर करने के बाद कोई भूतिया कहानी सुनाकर इस केस के आधार पर कोर्ट से उसको बरी करने की मांग करेंगे। गेल ही राम बहादुर को कहां ले जाने के लिए आई थी? क्या गेल ही राम बहादुर को वापस जंगल में ले जाकर मार देगी या कहीं और ही ले जाएगी? इस केस ने देश भर में भूत प्रेतों की कहानियों के बाजार को गर्म कर दिया था। अचानक मार्केट में भूतों की कहानियां डिमांड में थी। लोग भी मजे लेकर ये कहानियां पढ़ने सुनने लगे थे। कुछ लोग अपने साथ घटी किसी डरावनी भूतिया घटना को सुनाकर पूरे माहौल को भूतिया बना देते। कोई बताता है कि उसने खेत के पास उल्टे पैरों वाला भूत देखा था, उसकी शक्ल बहुत डरावनी थी और वो मेरे ही पास आ रहा था। मैं वहां से भागना चाहता था लेकिन मैं हिल भी नहीं पा रहा था। वो मेरे इतने पास आ चुका था कि मैं उसको देखकर बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे सुबह घर वाले उठाकर वापस ले आए। ऐसी स्टोरी सुना सुना कर लोग एक दूसरे को डरा रहे थे। तो कोई बताता कि उसके दादाजी को एक बार 4 भूतों ने पकड़ लिया। उन चारों के नाखून और दांत बहुत बड़े थे। मेरे दादाजी पहले तो भूत को देखकर डरे, लेकिन वे अकेले ही चारों भूतों से भिड़ गए और उन्होंने भूतों को इतना मारा था कि वे वहां से भाग गए थे। देश के कोने कोने में भूतिया कहानियां सुनी और सुनाई जा रही थी, और देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भूतों को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे थे। हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू होने से पहले
हाई कोर्ट के सरकारी वकील सौरी और गंगा माझियानी से मिलना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने उस केस की डिटेल में स्टडी की थी और सभी गवाहों के बयानों को पढ़ा था। लेकिन जब सेशंस कोर्ट के वकील ने गंगा से इतनी रात में जंगल में जाने का कारण पूछा था, तब उसने कोई जवाब नहीं दिया था और हाई कोर्ट के वकील को लग गया था कि इससे सेशंस कोर्ट में हार गई थी। इसीलिए वे कोर्ट के बाहर दोनों महिलाओं से मिलकर पूछना चाहते थे कि वे जंगल में ऐसा क्या करने गई थी जो वे कोर्ट में बता नहीं पाई। वकील दोनों महिलाओं को उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में बुलाते हैं और पूछते हैं कि तीनों आखिर इतनी रात में जंगल में क्या कर रही थी। पूछताछ करने और थोड़ा डराने धमकाने पर उन औरतों ने अपना मुंह खोल दिया। उन्होंने जो बताया वो काफी चौंकाने वाला था। दोनों औरतें बताती हैं कि वे तीनों महुए के फूल चुनने के लिए जंगल में गई थी। उसकी बात सुनकर वकील साहब को पहले तो कुछ यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर थोड़ा संभल कर पूछा कि महुए के फूल से तो कच्ची शराब बनाई जाती है ना। इस पर गंगा धीरे से हामी भरती है और चुप हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही बताती है कि महुए के फूल से हम अलग अलग तरह के खाने के सामान और दवाइयां बनाते हैं। हमारे समाज में कच्ची शराब पीने का चलन है और सब पीते हैं, इसीलिए हमें इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। वकील ने फिर पूछा कि फिर सेशन कोर्ट में आपने बताया क्यों नहीं। तब गंगा ने उनको बताया कि वहां के हमारे वकील साहब ने बताने के लिए मना किया था, क्योंकि उनको लगता था कि इससे हमारा केस कमजोर पड़ सकता है। उधर हाई कोर्ट में इस केस की सुनवाई की पहली तारीख भी आ चुकी थी। जगत बंधु ने भी राम बहादुर को केस जिताने के लिए एक नामी वकील को हायर कर लिया। राम बहादुर के वकील केस और सेशन कोर्ट में जजमेंट को अच्छी तरह स्टडी करके कोर्ट में बहस करने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। उन्होंने राम बहादुर को पहले ही समझा लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हें कोर्ट में यही कहना है कि मैंने किसी इंसान पर नहीं बल्कि भूत पर हमला किया था और इसीलिए मैंने कोई अपराध नहीं किया। राम बहादुर ने भी हामी भर दी कि कोर्ट में वो यही बोलेगा। राम बहादुर हमेशा से यही कहता आया है कि उसने गलती से गेल ही पर हमला किया था, जानबूझकर नहीं, और सेशन कोर्ट ने भी उसको बरी कर दिया था। लेकिन राम बहादुर के दिल का कोर्ट उसको अभी भी नॉट गिल्टी नहीं मान पाया था। राम बहादुर को न जाने क्यों हमेशा एहसास होता था कि उस दिन थोड़ा सा टॉर्च चलाकर देख लिया होता तो मेरे हाथों एक निर्दोष की हत्या नहीं होती, और उसकी इस हरकत के लिए उसको कोर्ट ने भले ही माफ कर दिया हो, लेकिन राम बहादुर अपने आप को अभी तक माफ नहीं कर पाया था। उसके कानों में अभी तक 3 महिलाओं के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती थी, जिनकी आवाज को राम बहादुर ने भूत के चीखने की आवाज समझ ली थी। हादसे की रात उसको जिन चीखों में खुशी मिल रही थी, आज उन चीखों को याद करके राम बहादुर को मन ही मन बहुत दुख हो रहा था, और वो आज भी गेल ही माझियानी की आत्मा से माफी मांगता रहता था। लेकिन कुछ जुर्म ऐसे होते हैं जिसके लिए कोई भी सजा काफी नहीं, और किसी की जान लेने से बड़ा अपराध और क्या हो सकता है। इसीलिए राम बहादुर जानता था कि उसने जो अपराध किया है उसके लिए कोर्ट ने भले ही उसको माफ कर दिया हो, लेकिन गेल ही की आत्मा उसको कभी माफ नहीं करेगी। उसको डर इस बात का भी था कि गेल ही का भूत मुझसे बदला जरूर लेगा और किसी भी दिन गेल ही मुझे मार देगी। राम बहादुर को आज नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी, और करवट बदलता हुआ बहुत देर तक वही सब सोचता रहा। जब नींद लगी तो गेल ही का भूत उसके सामने खड़ा था। मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारना, मैंने भूत समझकर गलती से मार दिया था। राम बहादुर नींद में डर कर बड़बड़ाया। राम बहादुर की बात सुनकर गेल ही अट्टहास करके बहुत देर तक हंसती रही, फिर अपनी भूतिया आवाज में बोली, अच्छा, भूत से डर कर मुझे मारने के बाद अब तुझे मेरे भूत से ही डर लग रहा है। बहादुर, बहादुर, याद कर उस रात को जब मैं बुरी चीख रही थी और तू फिर भी तब तक मुझे मारता रहा जब तक मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकल नहीं गई, और आज तेरी ही वजह से मैं भूत बनकर इधर उधर भटक रही हूं, और तुझे लगता है कि मैं तुझे माफ कर दूंगी। गेल ही अब गुस्से से तमतमा उठी थी। वो फिर बोली, मुझे तो मरने के बाद भी न्याय नहीं मिला और तूने तो मुझे मार दिया, फिर भी कोर्ट ने तुझे खुला छोड़ दिया। अब किसको भूत समझकर मारेगा? बोल बोल, आजा, मुझे ही फिर से मार दे। बहुत शौक है ना तुझे भूतों को मारने का। मैं भी तो भूत ही हूं ना, मुझे क्यों नहीं मारता? ले मार।
गेल ही दांत पीस पीस कर हंसती रही और राम बहादुर डर से कांपता रहा। दरअसल सेशन के बाद से ही गेल ही बहुत बेचैन थी। उसे लग रहा था कि कोर्ट ने राम बहादुर को बरी करके उसके साथ अन्याय किया है और उसने अब न्याय के लिए भूतों के कोर्ट में गुहार लगाई थी। लेकिन भूतिया कोर्ट ने यह बोलकर गेल ही का केस लेने से इनकार कर दिया था कि यहां भूतों के केस लिए जाते हैं, जबकि तुम्हारे केस में आरोपी एक इंसान है। अब या तो उसको मरने के बाद भूत बनने तक इंतजार करो या उसको मारकर भूत बना दो, तभी हम राम बहादुर पर केस चला सकते हैं। लेकिन जब गेल ही ने भूतिया कोर्ट से कहा कि इस तरह तो भूतों की कोई पावर ही नहीं रहेगी और इंसान जब हर जगह हमारा नाम इस्तेमाल करता है और इंसान हमसे डरते भी हैं, तो हम उस पर भूतिया कोर्ट में केस क्यों नहीं चला सकते। और राम बहादुर ने जब मुझे मारा ही भूत समझकर था, तो इसीलिए उसको इंसानों की कोर्ट ने बरी कर दिया कि ये केस भूतों से जुड़ा हुआ है। तो फिर हम किसी इंसान पर केस क्यों नहीं चला सकते। हमें हमारी ताकत इंसानों को दिखानी होगी, वरना एक दिन हम पर इंसान राज करेंगे और हम उनके गुलाम बन जाएंगे। और ऐसा होने नहीं दूंगी, चाहे मुझे राम बहादुर को मार कर ही क्यों न लाना पड़े। गेल ही की बात सुनकर भूतिया कोर्ट उसकी बात से सहमत हो गया था और राम बहादुर पर केस चलाने के लिए राजी हो गया था। और इसीलिए गेल ही आज रात राम बहादुर को भूतिया कोर्ट में पेश करने के लिए लेने आई थी। वो चाहती तो राम बहादुर को मार भी सकती थी, लेकिन फिर यह सोचकर उसने राम बहादुर को नहीं मारा कि फिर उसमें और राम बहादुर में अंतर ही क्या रह जाएगा। और इसीलिए गेल ही उसको भूतिया कोर्ट से सजा दिलवाना चाहती थी। क्या राम बहादुर गेल ही के साथ भूतिया कोर्ट में जाने के लिए राजी हो जाएगा या जाने से इनकार कर देगा? अगर राम बहादुर ने साथ जाने से इनकार कर दिया तो गेल ही उसको मारकर भूतिया कोर्ट में लेकर जाएगी। क्या अब राम बहादुर पर हाई कोर्ट और भूतिया दोनों कोर्ट में केस चलेंगे? गेल ही राम बहादुर से कहती है कि मेरी हत्या करने के जुर्म में तुम पर भूतिया कोर्ट में केस चल रहा है और तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो राम बहादुर ये कहते हुए तुरंत चलने के लिए तैयार हो जाता है कि मैं तुम्हारा अपराधी हूं और तुम जो भी सजा देना चाहो मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। और वो गेल ही के साथ भूतिया कोर्ट में जाने के लिए आगे बढ़ जाता है। भूतिया कोर्ट उस भूतिया जंगल से भी ज्यादा डरावना था। जगह जगह पर इंसान और जानवरों की लाशें पड़ी थी। हर तरफ से आने वाली डरावनी आवाजें, जिनको सुनकर राम बहादुर डर से कांप उठता था। बहादुर जिधर भी नजर घुमाता उधर भूत ही भूत नजर आते और उनमें से किसी के शरीर से सड़ने की बदबू आ रही थी तो किसी के मुंह से लार टपक रही थी। वे राम बहादुर को देखते ही उसकी तरफ दौड़ते, लेकिन गेल ही के सामने आने के बाद पीछे हट जाते। राम बहादुर ने जंगल में जो कुछ देखा था वो तो इसके आगे कुछ भी नहीं था। उसको लगने लगा था कि अब यहां से बच के जाना उसके लिए नामुमकिन है। कोर्ट के अंदर जज की कुर्सी पर 4 जज बैठे थे जो थोड़े सभ्य लग रहे थे। उनको देखकर लग रहा था कि वे चारों 1600 या 1700 ईस्वी के आसपास मरने के बाद भूत बने होंगे। राम बहादुर को देखकर वहां देखने वालों की भीड़ जमा हो जाती है, क्योंकि पहली बार कोई आदमी भूतिया कोर्ट में आया था, इसीलिए आज सारे भूत कोर्ट में जमा हो गए थे। ताज्जुब की बात तो यह थी कि वहां केस लड़ने के लिए कोई वकील नहीं था, बल्कि खुद को ही अपने आप को नॉट गिल्टी प्रूफ करना पड़ता था। अब या तो केस जीतो या सजा के तौर पर भूतों का खाना बन जाओ। लेकिन राम बहादुर इंसान था, इसीलिए उसके लिए अभी भूतिया कोर्ट ने सजा तय नहीं की थी। अचानक से पीछे से एक आवाज आती है, आरोपी के ऊपर आरोप है कि उसने भूत समझकर 3 महिलाओं पर हमला कर दिया था। आरोपी ने अंधेरे में बिना सोच विचार के वार किए और महिलाओं के दर्दनाक चीखने के बाद भी नहीं रुका। उसके हमले से 2 महिलाएं घायल हो गई थी और गेल ही की मौके पर ही मौत हो गई थी। और वो आज भूत बनकर हमारे सामने न्याय की उम्मीद में खड़ी है। आरोपी का नाम राम बहादुर है। वो एक इंसान है। आरोपी को इंसानों के कोर्ट ने इसलिए बरी कर दिया क्योंकि कोर्ट को लगता है कि राम बहादुर को पता नहीं था कि वो जिसको मार रहा है वो इंसान भी हो सकता है। उसने भूत समझकर हमला किया था। लेकिन गेल ही का मानना है
कि उसको इंसानों के कोर्ट ने न्याय नहीं दिया, क्योंकि उसकी मौत का जिम्मेदार राम बहादुर ही है। गेल ही को लगता है कि अगर गलती से अंधेरे में उसने वार कर भी दिया था तो चीखने के बाद तो उसको रुक जाना चाहिए था और देखना चाहिए था कि सामने कौन है। पीछे से आ रही आवाज ने फिर पूछा कि क्या राम बहादुर गेल ही के लगाए हुए इल्जामों से सहमत है। इस पर राम बहादुर हामी भर देता है और इसकी इस हरकत पर कोर्ट के साथ साथ गेल ही भी चौंक जाती है, क्योंकि अपने ऊपर लग रहे इल्जामों के लिए सहमत होने का मतलब था कि आपने जुर्म किया है और आप गिल्टी हो। कोर्ट को लगा कि राम बहादुर को भूतिया कोर्ट की प्रोसीजर के बारे में पता नहीं है, इसलिए उसको एक और मौका मिलना चाहिए। कोर्ट ने उससे कहा कि वो कर जवाब दे, लेकिन राम बहादुर अपने इस फैसले पर अड़ा रहा कि हाँ, उससे गलती से ही सही, लेकिन गेल ही की हत्या हुई है और वो अपने आप को गिल्टी मानता है। कोर्ट में बैठे तमाम भूत प्रेत यही सोच रहे थे कि ये अजीब ही इंसान है, क्योंकि एक और इंसान इतना शातिर हो गया है कि उससे अब भूत भी डरने लगे हैं, लेकिन ये इंसान अपने सभी इल्जामों को मान रहा है और वह भी भूतिया कोर्ट में, जहां का मतलब है सीधे मौत। गेल ही को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राम बहादुर ऐसा क्यों कर रहा है। वो अपने साथ न्याय तो चाहती थी, लेकिन कोर्ट में लड़कर जीतना चाहती थी, और राम बहादुर की हरकत से गेल ही जीत कर भी हार जाती, क्योंकि वो नहीं चाहती थी उसकी वजह से किसी की जान जाए। गेल ही को लगा कि कुछ सही नहीं हो रहा और उसने कोर्ट से निवेदन किया कि कोर्ट आज की कार्रवाई को यहीं रोक दे। तब कोर्ट ने यह बोलकर इनकार कर दिया कि भूतिया कोर्ट में फैसला एक ही दिन में होता है। लेकिन जब गेल ही ने कहा कि आरोपी भूत नहीं बल्कि इंसान है, कोर्ट ने गेल ही के रिक्वेस्ट करने पर उस दिन की सुनवाई वहीं खत्म कर दी। ये भूतिया कोर्ट के इतिहास में पहली बार था जब कोर्ट की कार्रवाई एक दिन के लिए रोक दी गई हो। गेल ही, जो अब तक अपने लिए न्याय चाहती थी, लेकिन आज उसको समझ नहीं आ रहा था कि राम बहादुर ऐसा क्यों कर रहा है, और उसने ये बात राम बहादुर से पूछी। तब राम बहादुर ने कहा कि उसको लगता है कि उससे अपराध हुआ है और वो इसके लिए किसी भी तरह की सजा भुगतने के लिए तैयार है। अब गेल ही को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि वो अपने लिए पहले न्याय तो चाहती थी, लेकिन वो राम बहादुर की मौत का कारण नहीं बनना चाहती थी। और जबकि राम बहादुर खुद ही अपना अपराध स्वीकार कर रहा है, तो इससे बड़ा न्याय और क्या हो सकता है। अब उसको अपराधी राम बहादुर नहीं, भूत कम्युनिटी लगने लगी थी, क्योंकि भूतों ने ही राम बहादुर को इतना डराया था कि उसके सर पर भूतों को मारने का जुनून सवार हो गया था। अगले दिन कोर्ट की सुनवाई फिर शुरू होती है। सभी भूत आज बहुत खुश थे, क्योंकि एक तो गेल ही को न्याय मिलने वाला था और फिर आज उनको राम बहादुर को मार के उसको खाने का मजा भी तो लेना था। और इसीलिए आज कोर्ट में भीड़ कुछ ज्यादा ही थी। लेकिन आज गेल ही के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, लेकिन उसको डर था कि आज मैं कोर्ट में जो कुछ बोलने जा रही हूं, उसके बाद भूत कम्युनिटी ही उसकी जान की दुश्मन बन जाएगी, और कहीं ऐसा न हो कि राम बहादुर से पहले ये लोग मुझे ही न मार दे। लेकिन उसने फिर भी हिम्मत जुटाकर बोलना शुरू किया। आज कोर्ट ने राम बहादुर को पहले ही सचेत कर दिया था कि आज दोबारा मौका नहीं मिलेगा, इसलिए जो कुछ भी बोलना हो वो सोच समझ कर ही बोलना। लेकिन गेल ही ने कोर्ट के बीच में टोकते हुए कहा कि उसने राम बहादुर को माफ करने का फैसला किया है। उसकी बात सुनकर पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा गया। गेल ही की ये बात बहुत चौंकाने वाली थी, और इसकी बात सुनकर कोर्ट ने कहा कि माफ करने का या सजा देने का फैसला वो नहीं कर सकती, बल्कि ये फैसला भूतिया कोर्ट करेगी। इस पर गेल ही कोर्ट से कहती है कि आरोपी को माफ करने का फैसला लेने का हक फरियादी को सभी कोर्ट में रहता है, तो फिर भूतिया कोर्ट में क्यों नहीं। और वैसे भी मेरी मौत का असली जिम्मेदार राम बहादुर नहीं बल्कि खुद भूत ही है। उसकी बात सुनकर हर कोई चौंक उठा और जज चीख उठा, गेल ही, इंसान को बचाने के लिए पूरी भूत कम्युनिटी पर आरोप लगाने का रिजल्ट जानती हो? इतने बड़े आरोप के बदले में तुम्हें सजाए मौत भी दी जा सकती है। लेकिन गेल ही ने बोलना जारी रखा। उसने फिर कहा कि मैं ये बात पूरे होश के साथ कह रही हूं, और अगर मैं गलत हूं तो मुझे मौत की सजा मंजूर है। लेकिन भूतों ने एक इंसान को इतना परेशान कर लिया था कि वो भूत का नाम सुनते ही पागल हो जाता था।
राम बहादुर को कुछ भूतों ने सालों तक इतना डराया कि वो फिर डरना ही भूल गया और भूतों को अपना दुश्मन मानने लगा। उस रात जंगल में भी जैसे ही इसके साथियों ने कहा कि भूत भूत, उसके बाद राम बहादुर अपने होश खो बैठा। वो बस बदला लेना चाहता था। बदले की आग में राम बहादुर को यह ध्यान नहीं रहा कि चीखने की आवाज किसकी है। वो मेरी आवाज को भूत का चीखना समझकर और जोर से वार करने लगा और मेरी मौत हो गई। भूतों ने अपने कामों से हमारी इमेज ही ऐसी बना दी है कि इंसान हमारा नाम सुनकर ही डरने कांपने लगता है। लेकिन जैसे सब इंसान एक जैसे नहीं होते, वैसे ही भूत भी एक जैसे नहीं होते। लेकिन हमें तो हमेशा डरावना और आदमी का हत्यारा ही समझा जाता है और हमें हमारी इस इमेज को बदलने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि हम सबको राम बहादुर से उसको बिना किसी कारण के इतने साल तक परेशान करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। गेल ही की इस बात से कुछ युवा भूत गुस्से से तमतमा उठे थे। वे गेल ही को मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन जज के आदेश के बाद फिर से बैठ गए। इसके बाद कोर्ट ने सोचने के लिए समय मांगा और गेल ही से बस इतना ही कहा कि अगर तुम चाहो तो राम बहादुर को उसके अपराध के लिए माफ कर सकती हो। इसके बाद भूतिया कोर्ट ने इस केस को वहीं खत्म कर दिया था। राम बहादुर गेल ही की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था और दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी। राम बहादुर की नींद खुली तो वो जगत बंधु के घर में अपने बिस्तर पर था और साइड में ही महुआ का वही फूल रखा था जो कल रात उसको गेल ही ने दिया था। आज उसके दिल से गेल ही को मारने के अपराध का वजन उतर चुका था और उसको लग रहा था मानो कल रात जो कुछ हुआ वो सपना नहीं बल्कि हकीकत ही हो। गेल ही के बाद क्या अब हाई कोर्ट भी राम बहादुर को माफ कर पाएगा? हाई कोर्ट राम बहादुर को जेल भेजेगा या बरी करेगा? संसद से लेकर मीडिया और पब्लिक में इस केस के बारे में गजब की उत्सुकता देखने को मिल रही थी। सेशन कोर्ट के फैसले ने राम बहादुर थापा केस को और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया था। मीडिया की नजरें लगातार इस केस पर बनी हुई थी और लोग जानना चाहते थे कि अब हाई कोर्ट राम बहादुर के केस में सेशन कोर्ट के फैसले के साथ जाता है या फैसले को पलटकर राम बहादुर को जेल भेजता है। कोर्ट के अंदर इस केस से जुड़े हुए सभी लोग और मीडिया वाले बैठे हुए थे। गेल ही ने राम बहादुर को माफ कर दिया है और राम बहादुर के दिल से एक बड़ा बोझ उतर चुका था। आज वो कोर्ट में बहुत शांत और खुश दिख रहा था, लेकिन केस को लेकर थोड़ा सा चिंतित भी था। जगत बंधु भी अपने वकील के साथ बैठे हुए हैं। उनके सामने की बेंच पर सौरी, गंगा और उनके कुछ वकील बैठे हुए हैं। ये केस इतना पॉपुलर हो चुका है कि हाई कोर्ट के 2 जज आर नरसिम्हम और एस बर्मन की बेंच इस केस की सुनवाई कर रही है। चीफ जस्टिस की अनुमति के साथ ही केस की सुनवाई शुरू होती है और अनुमति लेकर सरकारी वकील बहस की शुरुआत करते हैं। सरकारी वकील का मानना था कि सेक्शन 79 के तहत राम बहादुर को बरी करने का सेशन कोर्ट का फैसला पूरी तरह गलत है, क्योंकि राम बहादुर ने अंधविश्वास पर भरोसा करते हुए बिना किसी जिम्मेदारी के 3 महिलाओं पर हमला कर गेल ही माझियानी की हत्या कर दी थी। इसलिए उसको सेक्शन 79 की सुरक्षा नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि अगर उसने अनजाने में हमला किया भी था तो महिलाओं की चीखने की आवाज से उसे संभल जाना चाहिए था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और लापरवाही से वार करते हुए गेल ही को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे अपराधी को किसी भी हालत में बरी नहीं किया जा सकता। सरकारी वकील की यह दलील कि महिलाओं की आवाज से उसे संभल जाना चाहिए था, हाई कोर्ट ने नोट कर ली थी और यह मुद्दा राम बहादुर के लिए एक बड़ी परेशानी बन सकता था। राम बहादुर जो सुबह इतना खुश था, लेकिन इस मुद्दे के उठने के साथ ही उसका चेहरा सफेद पड़ने लगा था। सरकारी वकील की दलीलें खत्म होने के बाद राम बहादुर के वकील ने अपनी बात रखने की अनुमति मांगी और अपनी बात हाई कोर्ट में रखी कि राम बहादुर को सेशन कोर्ट ने बरी इसलिए किया क्योंकि हमला करते समय उसको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो महिलाओं पर हमला कर रहा है, बल्कि हमला उसने भूत समझकर किया था। इस तरह राम बहादुर से तथ्यों को समझने की गलती यानी कि मिस्टेक्स ऑफ फैक्ट्स हुई है और इस आधार पर उनको सेक्शन 79 के तहत बरी करने का सेशन कोर्ट का निर्णय बिल्कुल सही था कि सेक्शन 79 के तहत ऐसा व्यक्ति जिसको अपराध और कानून की तो समझ हो लेकिन फैक्ट्स की समझ न हो, उसको 79 के तहत
अपराध से बरी किया जा सकता है, लेकिन उस दौरान अपराधी का मेंटल स्टेटस, वारदात के समय की स्थिति, वारदात की जगह आदि सब कुछ देखा जाता है। और राम बहादुर की वारदात की रात जो इस तरह की सिचुएशन थी, उससे समझा जा सकता है कि राम बहादुर से गलती हो सकती है। और मेरी कोर्ट से दरख्वास्त है कि राम बहादुर को सेक्शन 79 के तहत सुरक्षा देकर बरी के फैसले पर ही अमल किया जाए। इस तरह दोनों तरफ के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने उस दिन की हियरिंग वहीं खत्म कर दी। हियरिंग के बाद राम बहादुर सौरी और गंगा से मिला और उस रात हमले के लिए उसने दोनों से माफी भी मांगी। राम बहादुर ने उसकी गेलही से मुलाकात, भूतिया कोर्ट केस और गेलही के उसको माफ करने की बात भी बताई। दोनों ने उसकी बातें सुनी, लेकिन उनको राम बहादुर की बातों पर यकीन नहीं हुआ। इसके बाद भी कई दिनों तक कोर्ट में इस केस की सुनवाई होती रही। दोनों तरफ वकील अपनी अपनी दलीलें देते रहे और गवाहों पर सबूतों को पेश करते रहे। ऐसे ही एक दिन कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और सरकारी वकील कोर्ट में अपनी बातें रख रहे थे, लेकिन तभी अचानक कोर्ट में ऐसा कुछ हुआ कि किसी को भी उम्मीद नहीं थी। कोर्ट के एक कोने में खुद गेलही खड़ी थी, लेकिन वो दिखाई सिर्फ सौरी, गंगा और राम बहादुर को ही दे रही थी। गंगा उसके पास जाती है और उससे बात करती है। शायद सौरी और गंगा को राम बहादुर की बातों पर विश्वास नहीं था, इसलिए वो कहने आई हो कि मैंने राम बहादुर को माफ कर दिया है और हो सके तो तुम दोनों भी उसको माफ कर दो। गंगा को ऐसे दीवार से बातें करते देख पूरा कोर्ट चौंक गया था। अब उनको क्या पता कि गंगा दीवार से नहीं बल्कि गेलही से बात कर रही थी। कोर्ट की सुनवाई पूरी होने के बाद गंगा और सौरी सरकारी वकील से बात करने के लिए उनके पास जाती है और कहती है कि हम इस केस को वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि गेलही भी यही चाहती है। वकील उनकी बात सुनकर पहले तो चौंक कर उनको थोड़ी देर देखता रहा और फिर पूछा, गेलही की भी इच्छा है मतलब? तब गंगा ने पहले राम बहादुर के गंगा से मिलने और आज कोर्ट में गेलही से उसकी बात होने की बात वकील को बताई। वकील ने उन दोनों को ऐसे देखा जैसे उसको लग रहा हो कि ये दोनों आज या तो नशा करके आई है या इनको जगत बंधु ने केस वापस लेने के लिए पैसे दिए हो। लेकिन वकील ने तुरंत अपने आप को संभाला और कहा कि केस अब वापस नहीं लिया जा सकता, क्योंकि कोर्ट में अपील सरकार ने की है। अब ये केस आपका और राम बहादुर का नहीं, बल्कि सरकार वर्सेस राम बहादुर बन चुका है और अब ये केस किसी भी तरह बंद नहीं किया जा सकता। वकील ने उनको यह भी समझाया कि इस तरह की बात कोर्ट में न करे, वरना कोर्ट राम बहादुर को बरी कर देगा। इसके बाद गंगा और सौरी सुनवाई पर कभी नहीं आई और इसकी वजह से उन पर आरोप भी लगे कि उन्होंने जगत बंधु से पैसे लेकर अपनी साथी की मौत का सौदा कर लिया है। इसके बाद कोर्ट में इस केस की लगातार सुनवाई होती रही और एक दिन सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने एक ऐसा मुद्दा उठाया कि इस दलील के बाद पूरा केस ही घूम गया और राम बहादुर को शक की नजरों से देखा जाने लगा था। दरअसल सरकारी वकील ने अपनी बहस के दौरान दलील की कि मिलॉर्ड, जिस समय यह घटना हो रही थी उसी टाइम पर राम बहादुर के हाथ में खुकरी, यानी जिस हथियार से राम बहादुर ने हमला किया था वह था, और दूसरे हाथ में टॉर्च भी थी। लेकिन राम बहादुर ने सिर्फ खुकरी का यूज किया, लेकिन एक बार भी टॉर्च जलाकर नहीं देखा। क्यों? और इससे यह साबित होता है कि राम बहादुर ने हमला गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर किया था। मिलॉर्ड, राम बहादुर एक भोला भाला नौकर नहीं बल्कि एक सीरियल किलर है जो अंधेरे का फायदा उठाकर महिलाओं की हत्या करता है। सरकारी वकील के इस एलिगेशन से राम बहादुर अंदर तक कांप गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी एक गलती की वजह से उसे सीरियल किलर कह दिया जाएगा। लेकिन राम बहादुर के वकील के ऑब्जेक्शन लेने के बाद सरकारी वकील ने सीरियल किलर शब्द वापस लिए और उससे माफी मांगी। लेकिन राम बहादुर ने टॉर्च क्यों नहीं चलाई? वकील के इस सवाल का जवाब तो खुद राम बहादुर के पास भी नहीं था और वकील की इस दलील ने राम बहादुर पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। राम बहादुर को आज तक इसी बात का ही तो अफसोस था कि उस रात उसने टॉर्च क्यों नहीं चलाकर देखा। लेकिन अब तो यह बात कोर्ट में भी बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी थी, जिसका जवाब राम बहादुर और उसके वकील को देना था। राम बहादुर और जगत बंधु को लगने लगा था कि उस रात उसने लगातार दो गलतियां की थी, एक टॉर्च नहीं चलाकर और दूसरी चीखने की आवाज पर भी नहीं रुकने की।
और इन दोनों ही गलतियों को सरकारी वकील ने राम बहादुर को सजा दिलाने के लिए मुद्दा बना लिया था। राम बहादुर को अब अपना फ्यूचर अंधकार में दिखने लगा था। उसको लगने लगा था कि कोर्ट उसकी गलतियों को बेस बनाकर उसको बरी करने की जगह सजा सुना देंगे और सेशन कोर्ट के फैसले को पलट देंगे। उसको अब अपना जीवन व्यर्थ लगने लगा था, क्योंकि उसकी आधी जिंदगी भूत प्रेत और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने में कट चुकी और आधी जिंदगी जेल में कट जाएगी। राम बहादुर थापा केस में हाईकोर्ट ऐसा क्या फैसला देगा कि इसको भारत की अदालती इतिहास में एक ऐतिहासिक फैसलों में गिना जाएगा। हाईकोर्ट ने इस केस से जुड़े सभी गवाहों और सबूतों और दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था और 5 दिन बाद 9 नवंबर 1959 के दिन चीफ जस्टिस आर नरसिम्हम ने अपना फैसला सुनाने का बोलकर उस दिन की कोर्ट स्थगित कर दी थी। 5 दिनों के बाद इस चर्चित केस का फैसला आने वाला था। मीडिया और लोगों की निगाहें फिर एक बार इस केस पर आकर टिक गई थी। लोग जानना चाहते थे कि आखिर इस पेचीदा केस पर हाई कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा। राम बहादुर की किस्मत में फिर एक बार आजादी आएगी या जेल की सलाखें। राम बहादुर और जगत बंधु दोनों ही थोड़े बेचैन होने लगे, क्योंकि जिस तरह से सरकारी वकील ने टॉर्च और चीखों वाली दलीलें दी थी, उससे राम बहादुर की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी और इस बात से वो और जगत बंधु दोनों ही परेशान थे। उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि अगर फैसला हमारे खिलाफ आता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, लेकिन राम बहादुर ने उनको मना कर दिया था। और उसने मना क्यों किया था, ये बात जगत बंधु समझ नहीं पाए थे। तारीख 9 नवंबर 1959 और आज वो दिन भी आ गया जब थोड़ी देर बाद हाई कोर्ट अपना एक ऐसा फैसला सुनाने वाला है जो भारत के अदालती फैसलों के इतिहास में एक ऐतिहासिक फैसले के रूप में दर्ज होने वाला है। हाई कोर्ट में गहमा गहमी बढ़ने लगती है। देश भर की मीडिया कोर्ट में आकर जमा होने लगती है। कोर्ट में उत्सुकता बढ़ती जा रही है और कोर्ट रूम लोगों से खचाखच भर चुका है। राम बहादुर, जगत बंधु और उनके वकील भी सबसे आगे की बेंच पर बैठे हुए हैं। राम बहादुर की सांसें तेज होने लगी थी और बड़ी मुश्किल से वो अपने आप को संभाल पा रहा था। आज कृष्णचंद्र, चंद्र माझी और सरकारी वकील सब कोर्ट में ही थे और चीफ जस्टिस का इंतजार किया जा रहा था। थोड़ी देर बाद चीफ जस्टिस आर नरसिम्हम आकर अपनी कुर्सी पर बैठते हैं और एक नजर पहले कोर्ट रूम और फिर राम बहादुर को देखते हैं। राम बहादुर का एक एक सेकंड ऐसे गुजर रहा था जैसे साल हो। उसको इंतजार था कोर्ट के फैसले का, फिर वो जो भी हो, लेकिन उससे उसकी बढ़ी हुई धड़कन कम हो जाएगी। लेकिन लगता है कि समय भी जैसे राम बहादुर की परीक्षा ले रहा हो, क्योंकि अभी कोर्ट को अपना फैसला सुनाने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि वे इस पेचीदा और चर्चित केस पर अपना फैसला देने से पहले एक पुराने केस का उदाहरण देना चाहते थे। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में 1952 के एक केस का जिक्र किया, जिसमें चिरंजी अपने बेटे को लेकर पहाड़ी पर पत्तियां तोड़ने गए थे। पत्तियां तोड़ते समय उनका पैर फिसलता है और वे पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं और उनका सर एक पत्थर से टकरा जाता है। चोट लगने की वजह से उनका दिमाग का उस समय बैलेंस बिगड़ जाता है और उनको मति भ्रम हो जाता है। उनका बेटा उनको उठाने के लिए उनके पास जाता है तो चिरंजी उसको मति भ्रम की वजह से बाघ समझकर मार देते हैं। ये केस अदालत में जाता है और अदालत उनको सेक्शन 79 के तहत ये कहते हुए बरी कर देती है कि चोट लगने की वजह से उस समय चिरंजी को तथ्यों की जानकारी नहीं थी और उन्होंने गलती से अपने बेटे को मार दिया और ऐसी स्थिति में आरोपी को आरोप से बरी किया जा सकता है। इसके बाद चीफ जस्टिस राम बहादुर थापा केस में अपना निर्णय सुनाते हुए कहते हैं कि तमाम दलीलों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा है कि राम बहादुर थापा को हमला करते समय तथ्यों की सही जानकारी नहीं थी, यानी कोर्ट इस मामले को मिस्टेक्स ऑफ फैक्ट्स करार देता है और ऐसी स्थिति में सेक्शन 79 के तहत सुरक्षा देते हुए राम बहादुर थापा को बरी कर देती है। यानी हाई कोर्ट
अपने फैसले में सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखता है। फैसला सुनते ही राम बहादुर खुशी से उछल जाता है और जगत बंधु उसको गले लगा लेते हैं। इसके बाद राम बहादुर अपने वकील के पास जाता है और खुशी से उनका हाथ चूम लेता है और उनको थैंक यू बोलता है। कृष्णचंद्र पात्रो और चंद्र माझी आकर राम बहादुर को बधाई देते हैं। आज राम बहादुर को सालों तक कोर्ट कचहरी में संघर्ष करने का फल मिला था। अब वो सुकून के साथ अपनी बची हुई जिंदगी अपने मालिक जगत बंधु के साथ रहते हुए बिताना चाहता है। जगत बंधु की आंखों से खुशी के आंसू बरस पड़ते हैं, क्योंकि राम बहादुर के साथ साथ उन्होंने भी बहुत बुरे दिन देखे थे। लेकिन आज वे बहुत खुश है कि चलो आखिरकार संघर्ष के दिन खत्म हो ही गए और राम बहादुर को इस मनहूस केस से आज छुटकारा भी मिल गया। हाई कोर्ट के निर्णय के बाद देश दुनिया से इस फैसले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आती हैं। कोई इस फैसले को मील का पत्थर मान रहा था, जो आगे के ऐसे केसेस के लिए रास्ता दिखाने जैसा होगा, तो कोई इस फैसले के खिलाफ था। कुछ लोगों का मानना था कि फ्यूचर में कोई भी अपराधी मर्डर करने के बाद इस फैसले के बेस पर उनको बरी करने की मांग करेगा और कानून का मिसयूज करेगा। तो कोई इस फैसले को सुपरस्टिशन से इंस्पायर्ड होकर दिया गया फैसला बता रहा था। अगले दिन सभी अखबारों ने इस ऐतिहासिक फैसले को फ्रंट पेज पर जगह दी थी। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इस फैसले की चर्चा थी और इस केस को लेकर सबकी सोच बटी हुई थी। हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट ने अपने फैसलों में सेक्शन 79 की बार बार चर्चा की थी। सेक्शन 79 किसी ऐसे व्यक्ति को कानूनी प्रोटेक्शन देता है जिसको कानून की तो जानकारी हो लेकिन फैक्ट्स की जानकारी न हो, और ऐसे केसेस में कोर्ट आरोपी को सेक्शन 79 के तहत बरी कर सकता है। हालांकि कोर्ट इसके लिए आरोपी का मेंटल स्टेटस, घटना के समय बनी स्थिति आदि देखता है। हालांकि यह पहला मौका नहीं था जब कोर्ट भूत प्रेत की कहानी से इन्फ्लुएंस हुआ था, क्योंकि मनुष्य बहुत पहले से भूत प्रेत में विश्वास करता आया है। सदियों से इसकी उपस्थिति को स्वीकार किया जाता रहा है और दुनिया भर में भूतों को लेकर अलग अलग दावे किए जाते रहे हैं। इस सब्जेक्ट पर न जाने कितनी हॉलीवुड बॉलीवुड फिल्में बनी हैं और सदियों से समाज में भूतों पर हजारों कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जा रही है। हजारों ऐसे घर हैं जिनको भूतिया मानकर उनको छोड़ दिया गया और वे घर आज भी ऐसे ही लावारिस पड़े हैं। करोड़ों की संपत्ति को कोई ऐसे ही नहीं छोड़ देता। वहां जरूर कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखी गई होगी जिसकी वजह से घर के मालिकों को अपना घर छोड़कर कहीं और जाने के लिए मजबूर होना पड़ा होगा। इसके अलावा दुनिया भर में कई ऐसी हॉन्टेड जगह मौजूद है जहां रात के समय जाने नहीं दिया जाता है और माना जाता है कि उन किले या बिल्डिंग के अंदर रात में पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। इसीलिए रात में वहां किसी को भी नहीं जाने दिया जाता है। आज की मॉडर्न दुनिया में भूतों के अस्तित्व को लेकर अनेक तर्क दिए जाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि भूत प्रेत रियल में होते हैं, तो कुछ लोग इसको एक अंधविश्वास मानकर सिरे से नकार देते हैं।